प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो राजनीति विज्ञान का स्वरूप यानी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है? इस विषय पर राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, जबकि दूसरे पक्ष के विद्वानों को कहना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो इन दोनों पक्ष के विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। आज इसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हमारे अध्ययन के विषय को राजनीति विज्ञान नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन इस विषय को विज्ञान मानने के विषय में राजनीति विज्ञान के विद्वानों में ही बहुत अधिक मतभेद है। एक और बक्कल काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मोस्का, ब्रोगन, बर्क आदि विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ अरस्तु इसे सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहकर पुकारते हैं। अरस्तु के अतिरिक्त बोधा, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, ब्राइस, बलंटसली, जेलिनेक, फाइनर, लॉस्की आदि अन्य विद्वान भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पक्ष रखे हैं। यहाँ सर्वप्रथम अपन पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इसके पक्ष में तर्क। बक्कल काम्टे आदि विद्वानों के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है और जिसके निष्कर्ष निश्चित एवं शाश्वत है। यानी इन विद्वानों ने जो विज्ञान की जो परिभाषा मानी है कि कार्य और कारण में निश्चित संबंध होना चाहिए, निष्कर्ष निश्चित और शाश्वत होने चाहिए, तो इन विद्वानों को कहना है कि राजनीति विज्ञान में ये चीज़ें नहीं है, इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो इस विद्वानों ने जो अपने तर्क दिए हैं उसमें प्रथम है सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। इन विद्वानों को कहना है कि राजनीति विज्ञान में गणित के 2 और 2 4 या भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण की भांति ऐसे तथ्यों का नितांत अभाव है जिन पर सभी विद्वान सहमत हो। यानी विद्वानों ने उदाहरण देकर बताया कि जैसे गणित में 2 और 2 4 होते हैं, एक निश्चित सिद्धांत है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इस प्रकार का कोई निश्चित तथ्य का अभाव है। जैसे आदर्शवादी राज्य को सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अराजकतावादी राज्य की आवश्यकता ही नहीं मानते। यानी राज्य के संबंध में कि राज्य अच्छी चीज़ है या नहीं, इनमें भी राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। तो इन विद्वानों का कहना है कि इस प्रकार तथ्य का नितांत राजनीति विज्ञान में भाव पाया जाता है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। इनका दूसरा तर्क है कि कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव। भौतिक और रासायनिक विज्ञान में कार्य और कारण के निश्चित संबंध पाए जाते हैं, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली घटना अनेक पेचीदे कारणों का परिणाम होती है और क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र में अमुक घटना किस कारण के फलस्वरूप हुई यह कहना कठिन है। यानी इन विद्वानों का कहना है कि भौतिक और रासायनिक विज्ञानों में किसी सिद्धांत के कार्य और कारण निश्चित होती है, जबकि राजनीति विज्ञान में जो घटित होने वाली घटनाएं उनके पीछे निश्चित कारण बताना बड़ा मुश्किल है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने बताया कि 1917 की श्वेत क्रांति साम्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप हुई या उस समय की अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण हुई। यानी विद्वानों का कहना है कि 1917 की जो क्रांति है उनको अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं तो उनके पीछे क्या कारण थे सोवियत साम्यवादी क्रांति के, साम्यवादी विचारधारा का कारण था या उस समय के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान में निश्चित कार्य और कारण में संबंध का अभाव है। तीसरा है पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव। पदार्थ विज्ञानों में एक प्रयोगशाला में बैठकर यंत्रों की सहायता से मनसाही प्रयोग कर सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार का पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव नहीं है। इन विद्वानों का कहना है कि इन प्राकृतिक विज्ञानों में चूंकि निर्जीव चीज़ों का अध्ययन, वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है और प्रयोगशाला में निश्चित बिंदु पर पहुंच सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में इस प्रकार की कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां बैठकर किसी का पर्यवेक्षण और परीक्षण कर सकते हैं। मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। इन विद्वानों को कहना है कि प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन वस्तु निर्जीव है, जबकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन वस्तु मानव होता है, इसलिए मनुष्य परिवर्तनशील होता है, इसलिए किसी निश्चित एक मत पर पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। अगला, अचूक माप की कमी। इन विद्वानों का कहना है कि विज्ञान में शुद्ध मापन की विशेषता होती है, लेकिन राजनीति विज्ञान में शुद्ध माप संभव नहीं है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी की क्षमता का भी राजनीतिक विज्ञान में भाव पाया जाता है, जबकि विज्ञान की एक विशेषता होती है कि वो भविष्यवाणी कर देती है। उदाहरण के लिए वो सही से पहले से बता दिया जाता है कि किस दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा, किस समय होगा। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में यह नहीं बताया जा सकता है कि निश्चित विचार का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या चुनाव में किस पक्ष को विजय प्राप्ति, यानी पहले से ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अमुक चुनाव में कौन विजेता होगा, किस राजनीतिक दल को सत्ता मिलेगी। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी का राजनीतिक विज्ञान में अभाव है, इसलिए विज्ञान की श्रेणी में अपन नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार इन विद्वानों का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। बर्क ने अपनी उपहासमयी भाषा में कहा है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान का विज्ञान बनना तो संभव है, न ही वांछनीय है। लेकिन इन सब के बावजूद राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में तर्क देने वाले विद्वानों ने अपने तर्क रखे हैं। तो उपर्युक्त विचारों में सत्य का कुछ अंश अवश्य हो सकता है, किंतु इसके साथ ही बक्कल कामटे आदि विद्वानों का दृष्टिकोण विज्ञान की संकुचित और दृष्टिपूर्ण धारणा पर आधारित है। विद्वानों द्वारा पदार्थ विज्ञान की परिभाषा को राजनीतिक विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान पर लागू करने की भूल की है। यानी विचार जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, उन विद्वानों का कहना है कि जो बक्कल कामटे आदि विद्वानों ने जो तर्क दिए हैं वो पूरी तरह से भूल पर आधारित है। राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में तो नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी इनके पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, जिसमें प्रमुख है राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इन विद्वानों का कहना है कि विज्ञान का सर्व प्रमुख लक्षण यह होता है कि उसका समस्त ज्ञान क्रमबद्ध होना चाहिए, और यह लक्षण राजनीतिक विज्ञान में पूरे तौर पर विद्यमान है। राजनीतिक विज्ञान राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं व धारणाओं विचारों को क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक विज्ञान में राज्य के भूतकालीन स्वरूप के आधार पर वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान विचारधाराओं का अध्ययन उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में करके करता है। तो इन विद्वानों का कहना है कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करने के लिए हम भूतकाल में जाते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन की क्रमबद्धता है, इसलिए हम इसको विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा, अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व और एक रूपता है। इन विद्वानों का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान में भी जो अध्ययन सामग्री है वो उनमें स्थायित्व और एक रूपता है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एक रूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य करता है। इसके अलावा सर्वमान्य तथ्य, राजनीतिक विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य अवश्य ही है। इन विद्वानों का कहना है कि भले ही प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीतिक विज्ञान में सर्वमान्य तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तथ्य अवश्य है। आचार्य कौटिल्य ने अपने शास्त्र में इसी प्रकार के सर्वमान्य तथ्य का प्रतिपादन करते हुए कहा कि यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग, यानी शक्ति का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो गृहस्थ क्या वानप्रस्थ तो सन्यासी लोग भी क्रूध हो जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति उनके विरुद्ध हो जाते हैं और वो विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक सर्वमान्य तथ्य है जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाने में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करता है। कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध, कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध के विषय में जो आपत्ति ऊपर की गई उसमें संदेह नहीं कि पदार्थ विज्ञान की भांति राजनीतिक विज्ञान में कारण और कार्य में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति भले ही राजनीतिक विज्ञान में कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध नहीं है, फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन में कुछ सामान्य परिणाम तो निकल ही जा सकती है। उदाहरण के लिए जनता का असंतोष, शासक वर्ग का शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार और आर्थिक असमानता सदैव विद्रोह का सामान्य कारण होती है। यानी यहाँ कहना है कि हर घटनाओं के पीछे पर्याप्त कारण नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य है जिसके कारण बताए जा सकते हैं, जैसे असमानता, आर्थिक असमानता यानी ऊंच नीच की भावना, गरीबी और अमीरी जो अंतर होता है वो हमेशा विद्रोह का कारण बनता है। और इसी प्रकार शासक वर्ग अगर शासित वर्ग यानी जनता का अपमानजनक व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से विद्रोह की संभावना रहती है। तो ये अपने आप में एक कार्य और कारण में आपस में संबंध को जोड़ता है। पर्यवेक्षण और परीक्षण, इन विद्वानों का कहना है कि भले ही प्राकृतिक विज्ञानों के भांति राजनीतिक विज्ञान में पर्यवेक्षण नहीं हो सकता,
लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण हो सकता है। पर्यवेक्षण की पद्धति के आधार पर लोकतंत्र और दूसरे शासन पद्धतियों का अध्ययन करते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दूसरी शासन पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र लोकहित में अधिक सजग है। यानी इन विद्वानों का कहना है कि भले ही पर्यवेक्षण और परीक्षण पूर्ण रूप से प्राकृतिक विज्ञान की भांति नहीं कर सकते, लेकिन यह कुछ के बारे में हम अवश्य कर सकते हैं। जैसे अन्य शासन प्रणाली जैसे लोक राजतंत्र है या तानाशाही, उसके अपेक्षा लोकतंत्र हमेशा जनता के हित में काम करता है। इसी प्रकार भविष्यवाणी के बारे में इन विद्वानों का कहना है कि भविष्यवाणी 100% राजनीति विज्ञान भले ही सही नहीं हो, लेकिन कुछ मामलों में भविष्यवाणी अवश्य की जा सकती है। फाइंदर के शब्दों में हम निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी यदि सही रूप से भविष्यवाणी की क्षमता ही विज्ञान की कसौटी मान ली जाए तो फिर ऋतु विज्ञान जैसे अनेक विषय भी विज्ञान की श्रेणी में नहीं आती। यानी इन विद्वानों का कहना है कि मौसम विज्ञान में भी कई बार भविष्यवाणियाँ गलत हो जाती है। वो मौसम के बारे में जो आगे की बात कहती है कि तेज भारी बरसात होगी या तूफान आएगा, तो उसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो इन विद्वानों का कहना है कि अगर भविष्यवाणी को ही अगर विज्ञान की कसौटी मान ली जाती है तो कई चीज़ों की भविष्यवाणी मौसम विज्ञान में भी गलत हो जाती है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी भविष्यवाणी की राजनीति विज्ञान में क्षमता है। तो वस्तुतः राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के संबंध में वक्लकाम्ट मैटलेन द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ बहुत सीमा तक निराधार है और पदार्थ विज्ञानों से आधारभूत रूप से भिन्न होने पर भी राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अर्थगोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, कार्नवाल, लेविस, सिज्विक, प्राइस, बर्नस्ली आदि सभी विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। तो इस प्रकार आज अपन राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ा है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इसके पक्ष में तर्क राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इसके पक्ष में विद्वानों के तर्क। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति भले ही राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान में कुछ वैज्ञानिकता के तथ्य जरूर है। आज बस इतना ही, कल अगला टॉपिक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।